नमस्कार। आज के व्याख्यान में बीए पाठ प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम हमारी जो द्वितीय यूनिट है उसकी जो अंतिम अवधारणा है नातेदारी किनशिप, उसके अंतिम व्याख्यान को पर चर्चा कर रहे हैं। और नातेदारी के जो इससे पूर्व के जो 2 व्याख्यान थे उसके अंतर्गत हमने नातेदारी का अर्थ, परिभाषा, नातेदारी की विशेषताओं, नातेदारी की श्रेणियां, नातेदारी की संबंधित संज्ञाओं पर चर्चा की थी। आज के व्याख्यान में हम नातेदारी के आगे के जो अवधारणाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नातेदारी की रीतियों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। नातेदारी की रीतियों के अंतर्गत हम यह जानने का या यह समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से जो नातेदारी हैं वह अपना कार्य रीतियों के अंतर्गत करती हैं। सबसे पहले परिहार संबंधों की हम चर्चा करेंगे। परिहार संबंधों को हम अवॉइडेंस के नाम से भी जानते हैं, अर्थात किसी को अवॉइड करना, अर्थात उसको जहन से जहन में नहीं लाना होता है। यह सार्वभौमिक स्वजन प्रथा है। पुत्र वधू और सास ससुर तथा दामाद और सास ससुर के बीच किसी न किसी प्रकार का परिहार सभी समाजों में पाया जाता है। परिहार को हम दूसरे शब्दों में समझते हैं कि कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो 2 संबंधियों के बीच कुछ सीमाएं निश्चित कर देते हैं। वे परस्पर एक दूसरे से निश्चित सीमा के अंतर्गत ही मिलते हैं, अर्थात अवैध संबंध होते हैं। अर्थात मानवशास्त्रियों का ये कहना है कि सभी समाजों में ऐसे संबंध देखने को मिलते हैं जहां उन समाजों में जो उन 2 कर्ताओं के मध्य जो अंतःक्रिया है वह सीमित कर दी जाती है। और ये जो सीमाएं हैं, जो ये सीमाओं का निर्धारण कर दिया जाता है, इन्हें ही हम परिहार संबंधों के नाम से जानते हैं। और यह सार्वभौमिक स्वजन प्रथा है, अर्थात यह स्वतः निर्मित होने वाली प्रथा है। उदाहरण के लिए एक ससुर का एक पिता का अपने पुत्र की पत्नी के साथ जो संबंध होता है, जिसे हम पुत्र वधू कहते हैं, वह परिहार संबंधों के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार एक व्यक्ति का अपनी पत्नी की माता के साथ जो संबंध होता है वह भी परिहार संबंधों के अंतर्गत आता है। और यह परिहार के सभी समाजों में देखने को मिलता है। इस प्रकार के जो संबंध हैं उन्हें अवॉइडेंस अर्थात परिहार रीतियों के अंतर्गत रखा जाता है। परिहार के द्वारा संबंधियों पर कुछ व्यवहार संबंधी सीमाएं लागू की जाती हैं, जैसे एक दूसरे को नहीं देखना, आमने सामने नहीं आना, बातचीत नहीं करना, संबंधियों का नाम नहीं लेना। अर्थात मानवशास्त्रियों ने अब परिहार जो संबंध हैं उनकी जो संबंधों की जो निर्धारण है, जो सीमाएं हैं, उनकी भी व्याख्या की है। उनके अंतर्गत एक दूसरे को नहीं देखना, जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की वधू को नहीं देखता, चेहरा नहीं देखता, और इसके लिए पर्दा प्रथा समाज में चलन में आती है, या वह बिल्कुल अलग अलग एक ही घर में रहते हुए अलग अलग रहते हैं कि किसी प्रकार से उसका चेहरा नहीं देखे। इसी तरह आमने सामने नहीं आता। यदि पुत्र वधू कोई कार्य कर रही है तो उस समय उसका जो ससुर है, जो उसके पति का जो पिता है, वह उसके आसपास वाले कमरों में भी नहीं रहता। इस तरीके से ही बातचीत भी इनमें करना की सीमा निर्धारित की गई है, अर्थात ये आपस में बातचीत भी नहीं करते हैं। इसी प्रकार ये नाम भी नहीं लेते हैं। और आपने देखा होगा हमारे समाजों में, हमारे परिवारों में कि जो दादाजी हैं वह
अपने पोते का नाम लेके कि भाई तेरी मम्मी को बुला के लाना, अर्थात वह उनका नाम नहीं लेते हैं। इस तरीके से जो ये संबंधों का निर्धारण है, जो संबंधों की जो सीमाएं हैं, इन्हें हम परिहार के अंतर्गत लाते हैं। इसमें कितने प्रकार के संबंध हैं, अब हम उनको भी देखते हैं। सास ससुर के मध्य जो संबंध है वह परिहार संबंधों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार ससुर और पुत्र वधू के बीच में जो संबंध है वह भी परिहार संबंधों के अंतर्गत आता है। सास बहू के मध्य जो संबंध है वह भी परिहार संबंधों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसी प्रकार भाई बहन के बीच में भी जो संबंध है वह परिहार संबंधों के अंतर्गत ही आता है। ससुर और दामाद के मध्य जो संबंध है और ज्येष्ठ एवं छोटे भाई की पत्नी के साथ जो संबंध है वह सभी परिहार संबंधों के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम वैवाहिक संबंधियों में परिहार की बात करेंगे, अर्थात एक योकादिर जनजाति है। योकादिर जनजाति में भी परिहार संबंध पाए जाते हैं। अफ्रीका की जूलू जनजाति में दामाद और सास नहीं मिल सकते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की जनजाति में सास अपने दामाद का नाम तक नहीं सुन सकती है अथवा नाम सुनना निषेधित है। इसका उल्लंघन होने पर दामाद को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है, विवाह विच्छेद तक हो सकता है और प्राण दंड तक दे दिया जाता है। अर्थात इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में परिहार संबंधों की, परिवार रीतियों की पालना की जाती है। इसी तरह रक्त जनजातियों में भी, रक्त संबंधियों में भी परिहार संबंध पाए जाते हैं। लंका की वेड्डाइट जनजाति जो है उसमें आदिम समाजों में भाई बहन साथ साथ भोजन नहीं कर सकते हैं और एक छत के नीचे सो भी नहीं सकते हैं, अर्थात छत अलग होनी चाहिए, अर्थात उनका बिल्कुल पृथक्करण कर दिया जाता है और भोजन भी वह साथ नहीं कर सकते। लंका की वेड्डाइट जनजाति में भाई बहन के मतलब रक्त संबंधियों के बीच भी परिहार संबंध पाए जाते हैं। इसके साथ ही परिहार रीतियों के अलावा परिहास संबंधों की रीतियां भी समाजों में देखने को मिलती हैं और विश्व के सभी समाजों में परिहास भी देखने को मिलता है। परिहार संबंधों का ठीक विपरीत परिहास संबंध होता है, अर्थात परिहार और परिहास में अंत में रे और से का ही अंतर है और यह एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। कुछ ऐसे संबंध होते हैं जिनमें हंसी मजाक के संबंध पाए जाते हैं। इन्हीं संबंधों को हम परिहास अर्थात हास्यात्मक संबंध भी कहते हैं। जैसे देवर भाभी के मध्य जो संबंध पाया जाता है, जीजा साले के मध्य जो संबंध पाया जाता है, साले बहनोई के मध्य जो संबंध पाया जाता है, ननद और भाभी के बीच जो संबंध पाया जाता है और होपी जनजाति में मामा और भांजे के मध्य जो संबंध पाए जाते हैं वे सभी परिहास संबंध कहलाते हैं। अर्थात मानव शास्त्रियों ने कहा कि सभी समाजों में जो कुछ ऐसे संबंध भी होते हैं जिनमें हास्यात्मक विचारों का आदान प्रदान भी होता है। इस रूप में देवर भाभी के जो संबंध हैं उन्हें परिहास संबंधों के अंतर्गत रखा जाता है। जीजा और साली के मध्य जो संबंधों की बात होती है वह भी परिहास संबंधों के अंतर्गत होती है। साले और बहनोई के मध्य जो संबंध हैं, साले और बहनोई के मध्य जो संबंध होते हैं वह भी परिहास संबंधों के अंतर्गत आते हैं। ननद और भाभी के मध्य जो संबंध हैं वह भी परिहास संबंधों के अंतर्गत, परिहास संबंधों के अंतर्गत आते हैं। होपी जनजाति में मामा और भांजे के मध्य परिहास संबंधों का देखना मिलता है, अर्थात मामा और भांजे के मध्य भी परिहास संबंध देखने को मिलते हैं। अब हम नातेदारी की जो रीतियां हैं उनके अंतर्गत अंतिम जो रीति है माध्यमिक संबोध, उस पर चर्चा करेंगे। माध्यमिक संबोध टाइलर का मानना है कि कुछ मानव शास्त्रियों में इस प्रकार के संबंध पाए जाते हैं कि वह
एक दूसरे का नाम नहीं ले सकते, अर्थात वह किसी दूसरे नाम से उनको संबोधित करते हैं। इस प्रकार के संबंधों को माध्यमिक संबोध के रूप में टायलर ने अवगत कराया है। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसके नाम से ना पुकार कर उसके बच्चों के नाम से पुकारता है या तो यह माध्यमिक संबोध कहलाते हैं, अर्थात सीधा सीधा उस व्यक्ति के नाम से ना पुकार कर उसके सगे संबंधियों के नाम से उसे पुकारता है तो यह माध्यमिक संबोध कहलाता है। इसके पश्चात नातेदारी की रीतियों में 3 तरह की रीतियां और देखने को मिलती है, जिनमें मातुल्य रीति, पितृसत्ता अधिकार और सहकष्टी या सहप्रसविता हैं। सबसे पहले हम मातुल्य पर चर्चा करेंगे। इसमें व्यक्ति के जीवन में जो भूमिका, कर्तव्य, अधिकार, उत्तरदायित्व आदि पिता से संबंधित होते हैं, वे उससे संबंधित नहीं होकर मामा के साथ होते हैं, अर्थात पिता के स्थान पर जब मामा महत्वपूर्ण हो जाता है, अर्थात किसी व्यक्ति के पिता की जो भूमिकाएं हैं, पिता के जो अधिकार हैं, पिता के जो उत्तरदायित्व हैं, वे उसके मामा के हो जाते हैं, तो यह इस प्रकार की रीति को मातुल्य रीति कहते हैं, मातुल्य अधिकार कहते हैं। अर्थात पिता के स्थान पर मामा का स्थान महत्वपूर्ण हो जाना मातुल्य रीति के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात पितृसत्ता अधिकार, व्यक्ति के लिए बुआ का सर्वोपरि स्थान होता है। भतीजा अपनी बुआ की सेवा करता है, अर्थात समाजों में यह देखने को, जनजातीय समाजों में, आदिम समाजों में यह देखने को मिला कि व्यक्ति के लिए उसके माता के स्थान पर जब बुआ का अधिकार सर्वोपरि हो जाता है, अर्थात जब बुआ ही उसके वैवाहिक संबंधों का निर्धारण करे और बुआ ही उसके बारे में सर्वोच्च उसके बारे में निर्णय ले, तो इस प्रकार के अधिकारों को हम पितृसत्ता अधिकार के अंतर्गत रखते हैं। और आदिम जनजातियों में यह देखने को भी मिलता है और हमारी परिवारों में भी अक्सर यह देखने को मिल जाता है कि बुआ ही सभी कार्यों में हस्तक्षेप अपने संबंधों, अपने पद के अनुरूप कर्ता से करती है, अर्थात उसके वैवाहिक संबंधों का निर्धारण, उसकी शैक्षणिक गतिविधियों का निर्धारण, उसके कार्यों का निर्धारण बुआ से पूछकर ही किया जाता है। इसे पितृसत्ता अधिकार कहते हैं, अर्थात पिता की बहन को मिलने वाला अधिकार पितृसत्ता अधिकार होता है। अंतिम जो है सहप्रसविता या सहकष्टी अधिकार, हॉबल ने इस प्रकार की रीति की चर्चा की है। हॉबल कहते हैं कि जब किसी पति पत्नी में जब संतान होती है, तब पति बिस्तर पर इस तरह लेट जाता है जैसे उसके भी बच्चा हो रहा होता है। खासी टोडा जनजाति में इस तरह की रीति देखने को मिलती है, अर्थात हॉबल का कहना यह है कि जब पति पत्नी के संतान होती है, अर्थात पत्नी की डिलीवरी हो रही होती है, अर्थात उसका प्रसव हो रहा होता है, उस समय उसका पति भी बिस्तर पर लेट जाता है और इस तरीके से अपनी क्रियाविधि करता है कि जैसे उसके भी संतान उस समय हो रही है, अर्थात वह अपने भी संतान होने का, पुत्र होने का या पुत्री होने का नाटक कर रहा होता है। इस तरीके से इस तरह की जो रीति है, इसको हॉबल ने सहप्रसविता या सहकष्टी कहा है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह होता है कि समान रूप से कष्टों को भोगना, अर्थात प्रसव पीड़ा का पिता भी पत्नी के साथ साथ, अपनी पत्नी के साथ साथ भी इस तरीके से अनुसरण करता है कि उसे भी कष्ट हो रहा है। इस तरह की जो रीति है, यह खासी और टोडा जनजाति में बहुतायत से देखने को मिलती है। इस तरह नातेदारी जो है आदिम समाजों में सामाजिक मानव शास्त्रियों के अध्ययन की महत्वपूर्ण अवधारणा रही है और इसके माध्यम से वह सामाजिक संबंधों की विस्तृत विश्लेषण कर सकते हैं। आज के व्याख्यान में हमने नातेदारी का जो ये तीसरा व्याख्यान के साथ ही नातेदारी की जो अपनी अवधारणा है,
सेकेंड यूनिट की वह समाप्त होती है। इस तरीके से हम अपनी प्रथम पुस्तक और द्वितीय पुस्तक दोनों में दो दो इकाइयों को इस समस्त अवधारणाओं पर चर्चा कर चुके हैं। अगले व्याख्यान में हम अगली इकाई पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।